हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। दोस्त, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जो कंपटीशन में बैठते हैं बच्चे उनके लिए, जो क्लास 10th में अपने कदम रखते हैं उनके लिए। क्योंकि क्लास 10th में जैसे ही हम कदम रखते हैं या किसी भी सेक्टर में कदम रखते हैं या बेसिकली हम जब क्लास 10th में हम कदम रखते हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत नया होता है। यानी इस टॉपिक से कभी हमें जान पहचान होती ही नहीं है, इसीलिए बच्चे वहाँ पे फंसने की कोशिश करते हैं। और कोई कोई ये मान लेते हैं, किसी किसी के द्वारा ये बताया जाता है कि जो चैप्टर है जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ये चैप्टर जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। तो जिसके कारण बच्चों को क्या होती है, समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और बच्चे शुरू से ही रटना पसंद करते हैं इसको। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा, आज की क्लास में आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति कुछ ऐसे रोचक तथ्य यानी ऐसे बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जिसके बाद आज के बाद आपका त्रिकोणमिति सारे सब्जेक्ट यानी सारे जो चैप्टर्स हैं उनमें सबसे फेवरेट आपका होगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज के बाद आपको त्रिकोणमिति पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो मैं आज त्रिकोणमिति शुरू करूंगा। बहुत टीचर कहते हैं कि आपके लिए नया है, लेकिन त्रिकोणमिति का जो बेस है ना, जो आधार है ना, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि कुछ चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी के बेस पे त्रिकोणमिति खड़ा हुआ है, उसी के बेस पे त्रिकोणमिति है। आज हम सारी चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, इसका उपयोग क्यों होता है, ये क्यों सब्जेक्ट में लाया गया है, इसे कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ने का तरीका सही है। आज हम सारे तरीकों पे यानी सारी बातों पे आज हम विशेषता यानी कि प्रकाश डालने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैं अभी आपको लाइक शेयर या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर अंत तक अगर आपको वीडियो समझ में आ गई यानी मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सही लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, पहले आप वीडियो देख लें। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, मैं तो कह रहा हूं अनलाइक कर देना आप, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो दिल को छू जाए, दिल को अच्छी लगे, ये वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक त्रिकोणमिति पे। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति है क्या। देखिए त्रिकोणमिति है क्या, सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक ये त्रिकोणमिति है क्या। देखिए त्रिकोणमिति सबसे सिंपल सी बात है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, अगर मैं यहां पे इसको एलोब्रेट करूं और तोड़ूं, तो अगर मैं पहले इंग्लिश में तो अगर मैं यहां पे अगर मैं इसको तोड़ूं तो पहले बस बनता है ट्री, उसके बाद बनता है एक सब होता है गॉन, और उसके बाद होता है मैट्रॉन। यानी ये तीन शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। कौन सा? ट्रीगॉन और मैट्रॉन। अब ये ट्रीगॉन मैट्रॉन का मतलब होता है, ट्री का मतलब होता है तीन, इसका हिंदी अर्थ होता है तीन, और गॉन का मतलब होता है भुजा, और मैट्रॉन मतलब मेजर करना, यानी इसको जिसे आप मिति कहते हैं, इसको आप मापना कहते हैं, नापना कहते हैं, ठीक है। सॉरी, मापना जिसे कहते हैं आप, मापना। अब ये देखिए बेसिकली ट्रिगोनमेट्री जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रीगोन मैट्रॉन। जैसे ट्री मतलब तीन, गॉन मतलब भुजा, और मैट्रॉन का मतलब होता है मापन। यानी कहने का मतलब ये है, अब देखिए आपने क्या पढ़ी है, यानी कहने का मतलब है वैसी आकृति, वैसी कौन सी आकृति जिसमें तीन भुजा। बताइए तीन भुजा किसमें होती है? त्रिभुज में। आप कहेंगे सर त्रिभुज में, बिल्कुल सही। वैसी तीन जैसी लगी, तीन भुजा, वैसी आकृति जिसमें तीन भुजा हो, यानी त्रिभुज। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उनके कोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं। अगर हिंदी में भी चले तो त्रि का मतलब तीन होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब आप जानते ही हैं, और मिति का मतलब वही बात, ये मापना। आप देख रहे हैं यही मतलब यहां पे आपको निकल रहा है। यहां पे कोण है, वहां पे गौन का मतलब भुजा हो गई, बात बराबर ही है। अगर हिंदी में तीन कोण त्रिभुज, तीन भुजा त्रिभुज, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैंने अगर दोनों को जोड़ के अगर त्रिकोणमिति की परिभाषा कहूं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि तीन भुजाओं यानी किसी भी आकृति, यानी तीन भुजाओं वाली आकृति या तीन कोण वाली आकृति, या फिर ऐसे कहें आप कि त्रिभुज के जब तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के का अध्ययन हम करते हैं, तीनों को एक दूसरे से हम संबंध जोड़ते हैं, तो फिर यानी भुजा और कोण का जब संबंध दिखाते हैं त्रिभुज में, तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको बेसिकली पता है। और बताइए आपने त्रिभुज पढ़ा है ना पहले? आप बोलोगे हाँ सर मैंने पढ़ा है, तो बिल्कुल सही बात है, आपने त्रिभुज पढ़ रखा है, तो यहां पे कुछ नई बात तो सीखने को है नहीं, यही बात सीखने को कि त्रिकोणमिति में हम किस बेस से, किस आधार से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। लेकिन यहां पे त्रिकोण, दोस्त याद रखना एक बात, यहां पे एक बात आपको ज्यामिति में पता होगी कि जितनी भुजा होती है उतने कोण होते हैं, क्योंकि
क्योंकि एक कोण का निर्माण करने के लिए आपको दो भुजाओं का आपस, दो रेखाखंड का आपस में मिलना जरूरी होता है, बताए थे। यानी कहने का मतलब है कि दो रेखाखंड के जब एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी दो रेखाखंड जब एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड से टकराती है तब वहां पे जाके एक कोण का निर्माण होता है। लेकिन जब किसी भी आकृति में, जब कोई आकृति बनती है, किसी भी आकृति में जितने कोण होंगे उस आकृति की उतनी भुजा होगी। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो उसकी भुजाएं भी कितनी होती है, 3। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, उसकी भुजाएं भी 4 होती है। यानी इतना समझ लीजिएगा, जब किसी भी आकृति में जितने कोण होंगे उतनी भुजा होगी। इसलिए त्रिकोण में त्रिकोण कहें या 3 भुजा वाला कहें, दोनों का अर्थ त्रिभुज ही होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन करना हे त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसमें क्या अध्ययन करना है, क्या नहीं करना है, आइए बात करते हैं कि त्रिकोणमिति का जन्म क्यों हुआ। सबसे पहले बात करें त्रिकोणमिति का जन्म क्यों हुआ। त्रिकोणमिति का जन्म इसलिए हुआ कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी चीज को नापने के लिए हमारे पास स्केल या फिर उसको मेजर करने के लिए मीटर या सेंटीमीटर नहीं होते हैं। तब क्या होता है किसी चीज को नापने के लिए बिना मीटर और बिना स्केल के माध्यम से या बिना कोई मेजर वाले संसाधन के माध्यम से अगर जब किसी चीज को आप नापने की कोशिश करते हो, मापने की कोशिश करते हो, तो वहां त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया था। वो जो मेथड कहलाता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें किस त्रिभुज के बारे में बात करें। सर बोलो त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, आप पूरे के पूरे त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, वो है समकोण त्रिभुज। यानी पूरे के पूरे त्रिकोणमिति में हम एक ही त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, वो है समकोण त्रिभुज, और किसी त्रिभुज के बारे में बात नहीं होगी। तो ये तो आपको पता लगेगा त्रिकोणमिति किसे कहते हो। चलिए, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब चलिए इसमें कुछ रोचक बातें आएंगी जो आप याद करने की कोशिश करते हो, मैं चाहता हूं आप याद ना करें। ठीक है, अब क्या रोचक बात आएगी, आइए बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें आप अध्ययन करते हैं एक समकोण त्रिभुज का, और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, पर ध्यान से समझना। ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने एक समकोण त्रिभुज खींच दिया ए बी सी। आप जानते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में बात होती है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री हो, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये बात आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते हैं। मैंने कहा ना, आपने बचपन से जो पढ़ा है वही काम आएगा। आप देखना वही बातें रिपीट होगी, उसी से एक त्रिकोणमिति का एक फंडा तैयार हो जाएगा। आपको पता ही लगेगा त्रिकोणमिति कब खत्म हो गई। आप फालतू में त्रिकोणमिति को भारी मान रहे हैं। आइए आसान करने की कोशिश करते हैं इसको। तो आप इसमें पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, और समकोण त्रिभुज आपको पता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। और ये भी आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पता है आपको। यानी 3 जो एंगल दिए यहाँ पे, कोई एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों को जोड़ने पर कोई भी त्रिभुज हो, तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री में प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। और समकोण त्रिभुज के बारे में भी पता होगा कि तीनों कोणों में से एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आइए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए तो हमको हर जगह समकोण त्रिभुज का ही मेजर करना होगा। अब देखिए ये कोण, ध्यान दीजिएगा, ये कोण तो आपको पता लग गया 90 डिग्री होगा। आप बोलेंगे सर हाँ कि ये कोण तो पता लग गया कि 90 डिग्री होगा। अब मुझे बताइए, तो इसका मतलब एक कोण ए और प्लस कोण सी जोड़े कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं बड़ी पता बता रहा हूं। ये बात तो आपको पता है कि कोण 90 डिग्री होगा। बोलेगा हाँ सर हाँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। अब ये कोण भी अकेला 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब कोण ए और कोण सी दोनों को जोड़े कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ गई। क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो फिक्स होता है, वो 90 होगा, मान निकालने की जरूरत पड़ती है बाकी जो 2 और कोण होते हैं उनकी। तो वो दोनों कोणों को जोड़ने पर भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्यों होता है यहां भी देख लें, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी अब प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। तो कोण बी देखें यहां पे, तो 90 डिग्री अकेला हो गया, ये 90 डिग्री अकेला हो गया। इसका मतलब कोण सी और कोण ए को जोड़े कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये बात सिंपल सी बात थी, आपको समझ में इसमें आ गई होगी। अब यहां पे चलते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ की जो, क्योंकि हमने कहा कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं और 3 कोण के बारे में पढ़ते हैं। कोण का मैंने संबंध तो दिखा दिया कि एक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी 2 कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी बाकी जो 2 कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। ठीक, अगर मैं एक समकोण त्रिभुज लूं, मैं कहूं कोण एक कोण समकोण होगा, बाकी जो 2 अन्य कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होंगे, तब ना दोनों को जोड़ के 90 आएगा। चलिए बात आपको समझ में आ गई। ये कोण के बारे में पढ़ा,
मैं बार बार कह रहा हूं किस पे फोकस करना है आपको, फोकस करना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और तीनों भुजाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो अभी हम पहले त्रिभुज के तीनों कोनों और तीनों भुजाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति यही कहता है कि त्रिभुज के पहले 3 कोण और 3 भुजाओं का आप अध्ययन करें। आइए, तो 3 कोण का आपने अध्ययन कर लिया। क्या क्या अध्ययन किया आपने कि एक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी जो 2 अन्य कोण हैं, यानी इसमें से कोण एक जो होगा, कोण बी जो होगा वो होगा समकोण, ठीक है, और कोण ए होगा आपका न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री छोटा होगा, और कोण सी भी क्या होगा आपका, होगा न्यून कोण। ये आपको समकोण में पता है, ठीक, और तीनों को जोड़ कितना आएगा 180। चलिए, तो कोण के बारे में हमने पढ़ लिया, कोण आसान बात थी। कोण, अब भुजा के बारे में देखते हैं, भुजा के बारे में देखते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या कहते हैं, क्या इसका मतलब है, क्या इसका अर्थ है। चलिए बड़े मजे से देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, आपने पाइथागोरस के बारे में पढ़ा होगा, आपको कई क्लासों में पढ़ाया गया होगा कि पाइथागोरस क्या है। अब पाइथागोरस के थ्योरम को हम बाद में लाएंगे, पहले हम त्रिभुज के फंडामेंटल जो भुजा का जो रूप होता है, भुजा के जो नाम होते हैं, उनको हम जान लेते हैं। आइए जान लेते हैं। कोण के बारे में आपने पढ़ लिया, ये था कोण का मेथड, यानी कि कोण के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली कि एक समकोण त्रिभुज में कोण का क्या रिश्ता होता है। अब बात करते हैं हम भुजा के बारे में, भुजा के बारे में बात करते हैं। देखिए, भुजा का मतलब 3 भुजाएं होती हैं, तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, ये अभी आपको शायद पता होगा। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, यानी इसको एच से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एच। अगर कोई पूछे कर्ण क्या है तो आप बोलना कि त्रिभुज की वह भुजा जो सबसे बड़ी हो, कर्ण कहलाती है। या फिर ऐसे बोलिएगा कि त्रिभुज की वह भुजा जो समकोण के सामने हो, समकोण के सामने मतलब देखिए 90 डिग्री के क्या हो, सामने हो, वो भुजा भी क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, एक बात ध्यान सुनना मेरी बातों को, अगर लिख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर करके लिखना। ओके, आइए अब बाकी जो 2 भुजाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? अब देखिए, इन दोनों भुजाओं का नाम बदलते रहता है। कर्ण का नाम कभी जीवन में नहीं बदलता। समकोण त्रिभुज कभी भी होगा तो कर्ण कभी नहीं बदलता, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सब तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, या फिर समकोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण को पकड़ना आसान है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहता है। अब कैसे बदलते रहता है देखिए, मैं बताता हूं। एक कोण इसमें फिक्स है, आपने कहा हाँ सर ठीक है, तो एक कोण तो 90 डिग्री कभी घट ही नहीं सकता, ना 90 से कभी ज्यादा हो सकता है ना 90 से कभी कम हो सकता है, क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज लिया। तो एक कोण 90 डिग्री, जब एक कोण 90 डिग्री, इसका मतलब उसके सामने वाला कोण, सामने वाली भुजा भी क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक, अब देखिए, तो यानी कि कर्ण हमेशा फिक्स होगा। अब बदली कि ये भुजा और ये भुजा, अब इस भुजा को कभी हम लंब कहेंगे तो कभी इस भुजा को हम लंब कहेंगे, कभी इस भुजा को आधार कहेंगे तो कभी इस भुजा को आधार करेंगे। बच्चों को इसी में कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन आज कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए होता क्या है, बाकी जो 2 कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण, ध्यान दीजिएगा, ये कोण और ये कोण, इनका मान तो आपको पता नहीं होता, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 90 हुआ। अब ये कितना होगा तो नहीं पता। तो कभी कभी क्या होता है, इन ये कोण हमेशा बदलते रहते हैं, ये कोण नहीं बदलता, लेकिन बदलते हैं ये कोण और ये कोण बदलते हैं। ये कोण क्यों बदलते हैं, इसको ज्यादा जानने के लिए जब आप हाइट एंड डिस्टेंस में जाओगे ना, जब 10th का हाइट एंड डिस्टेंस पर, वहां आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि बिना मीटर या बिना कुछ के मेजर किए, यानी कि बिना कोई संसाधन रिसोर्सेस हुए मेजरमेंट का, आप अगर किसी चीज की लंबाई ऊंचाई निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दृष्टि के माध्यम से या एंगल के माध्यम से, तो वहां पे जाके त्रिकोणमिति का निर्माण, वहां पे त्रिकोणमिति का जन्म हो जाता है, यानी इसी के लिए त्रिकोणमिति का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे देखें, जब आप इस कोण की वैल्यू दे रहे हैं, यानी जब आप बता रहे हैं कि इस कोण की वैल्यू, यानी यहां इस समकोण त्रिभुज को बनाने के लिए इस कोण की वैल्यू दे रहे हैं, यानी यहां पे कोण क्रिएट हो रहा है और ये कोण आपको दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जिस कोण की प्रधानता दी गई है, ठीक है, जिस कोण की, यानी जो कोण आपको दिया गया है, और या जिस कोण के बारे में बोल रहा है, या जिस कोण से आपको भुजा का संबंध बोल रहा है दिखाने के लिए, वो आपको सवाल में दे देगा कि भाई कोण ए बोल रहा है या कोण सी बोल रहा है। कोण बी कभी नहीं देगा, क्योंकि कोण तो बी तो पहले से ही फिक्स है। तो कोण चेंज कौन सा होगा? कोण ए या कोण सी चेंज होते जाएगा, ये बढ़ेगा या घटेगा, हमेशा बढ़ते घटते चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना बढ़ेगा घटेगा कि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये दोनों बढ़ेगा घटेगा, तो अब किसी न किसी एक की वैल्यू देगा,
या तो यहां कोण बनेगा या तो यहां कोण बनेगा। अब कोण कहां बनेगा कहां नहीं बन रहा है, किस कोण की वैल्यू आपको दे रहा है वो आपको क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अगर कहेगा कोण ए तो इसको मानेंगे, कोण कहेगा सी तो आप मानोगे इसको। अब देखना, जिस कोण की वैल्यू आपको दे रखी है, जिस कोण की प्राथमिकता आपको दे रखी है, यानी जो कोण आपको दे रखा है, दो कोण हमेशा याद है ना, कोण ए देगा या तो कोण सी देगा। तो जो कोण आपको दे रखा है उस कोण के सामने वाला कोण, उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, और जो बच गया वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोण सी दिया हुआ है, ध्यान यहां पे कोण सी दिया हुआ है, तो कोण सी, अगर मान लीजिए यहां पे कोण सी को हम प्रधानता दे रहे हैं, तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, ये, तो इसको आप कहेंगे लंब, इसको आप कहेंगे लंब। लंब मतलब क्या, लंब का इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसको पी से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब जो बच गया ना, अब जो बच गया है, कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, तो जो बच गया उसे हम कहते हैं आधार। आधार, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए इसे बी से सूचित करते हैं। ठीक, बात ध्यान रखना। यानी अब तीन कोण के बारे में पढ़ लिया आपने, एक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे। अब भुजा के बारे में पढ़ लेते हैं, दोनों के बारे में पता रहेगा तभी तो आप संबंध स्थापित करोगे। अब कर्ण, हमने क्या कहा कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और जिस कोण की आप वैल्यू दे रहे हैं, जिस कोण की आप मानता दे रहे हैं, जिस कोण को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, जो कोण आपको दिया हुआ उस कोण की सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, जो बच गई वो आधार कहलाएगी। अगर मान लीजिए इस कोण की प्राथमिकता दी होती है, ये कोण को दिया हो, इस कोण के बारे में कहा जाता हमें, तो इस कोण के बारे में कहा तो इसके सामने वाली क्या भुजा होती है, तो ये होता लंब, और ये क्या हो जाता है आपका आधार। लेकिन मैंने यहां पे कोण सी को माना है, इसलिए कोण सी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ये बातें आपको समझनी थी। ये अब इससे आपको पता लग गया, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को और तीनों भुजाओं को, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों को और तीनों भुजाओं को आप आसानी से पकड़ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। नहीं आई तो आप वीडियो को फिर से क्या कहें, रिवाइंड करें, यानी पीछे जाएं और फिर से देखें। ना समझ में आया तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अलग वे से आपको फिर समझाऊंगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, अब इसको मिटा देते हैं। आप ये बात जानते हैं, लेकिन एक बात जानते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है, कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मान लीजिए कि तीन भुजा दी हुई है, और हमारे लिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है कि तीन भुजा दी गई है, तीनों भुजाओं में से, ध्यान दीजिएगा, तीनों भुजाओं में से अगर एक दो भुजा हमको दी गई हो, तीसरी भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरम यहां पे लगता है। पाइथागोरस क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी अगर इस हम पाइथागोरस के नियम को अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, यानी लिखेंगे कर्ण का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस किसका वर्ग, आधार का वर्ग। इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जो कहना चाहे इसको कह सकते हैं, ये पाइथागोरस कहता है। अर्थात ये हुआ बच्चों कि अगर दो भुजा आपको दी गई हो, क्वेश्चन बनता है आपका कि त्रिभुज की दो भुजा आपको दी गई हो, यानी लंब आधार कर्ण में से कोई दो भुजा दी गई हो, तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन तीसरी भुजा निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको लंब कर्ण आधार में से क्या दिया हुआ है। तो मैंने बता दिया कि लंब कर्ण आधार आप कैसे पहचानोगे। ठीक है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप तीनों चीज निकाल सकते हैं। अगर इसको आप बनाना चाहो तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप यानी कि एच स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ ठीक है। वैसे ही बिल्कुल अगर पी स्क्वायर निकालो, पी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, फिर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कि आप जैसे निकालना हो आप निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि आप एच रूट दोगे तो उस साइड क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हटाओगे उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, रूट। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप p बराबर कह सकते हैं कि रूट अंडर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये एक ही सूत्र से सारा सूत्र बना, इक्वेशन आपको पता होगा। ठीक है, जिसका जरूरत है उसको उधर लाए, बाकी उधर भेज दिए, तो अपना चिन्ह चेंज हो गया, सूत्र अपने आप खटाखट बन गया। सूत्र याद करने की जरूरत आपको नहीं है। अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो दोस्त आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भुजा और कोण में क्या क्या आप, यानी किसी समकोण त्रिभुज में भुजा का क्या रोल होता है, कौन सी भुजा क्या कहलाती है, कौन सी भुजा कैसे निकालेंगे, भुजा के बारे में प्राप्त आपको ज्ञान हो गया। उसके बाद कोण के बारे में भी आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमने ये नहीं देखा कि साइन कॉस टेन क्या होता है, कॉसेक सेक कॉट क्या होता है, ये बड़ा अचपट है, अभी तक ये नहीं आया। अब बोलोगे सर वो क्यों नहीं ला रहे हो, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हो, वो कब आएगा, अब वो आएगा। अब ये है क्या, याद करने की कोशिश मत करना, मैं सिंपल वे में बताता हूं कि वो है क्या और समझने की कोशिश करना। कुछ मिनट आप ध्यान से समझना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। आपको मैं मैनुअली कहूं या बाय ट्रिक कहूं, आपको याद नहीं करना है, आपको केवल समझना है। चलिए आइए समझने की ओर चलते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए क्या होता है, अगर मैं इसको मिटा दूं, यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं ताकि ये गैदरिंग ना हो, चलिए मैंने इसको मिटा दिया। आपके पास समकोण त्रिभुज है एक, अच्छा आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, आप जानते हैं इसको मैंने कहा H, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया P। क्या कह दिया P, जैसे मैंने कहा P, इसका मतलब C को मैंने वैल्यू दी होगी, ठीक है, और जिसको माना P तो ये क्या हो जाएगा आपका B, यानी ये हो गया कर्ण, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। अब आपके मन में एक सबसे बड़ी बात है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यही बच्चे, यही साइन कॉस से आपको मुलाकात होगी, यहां समझ लीजिएगा, सारा का सारा त्रिकोणमिति आसान हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आइए पता लगा दे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात एक दूसरी भुजा से निकालते हैं, उसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं फिर से कहूं, लिख लेना, मैं कह रहा हूं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का एक दूसरी भुजा के साथ अनुपात निकालते हैं। आपको पता है कि अनुपात निकालने के लिए कम से कम 2 होना जरूरी है, यानी एक भुजा का दूसरी भुजा के साथ जब अनुपात निकालते हैं तो उसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, आइए बात करते हैं। अब देखिए यहां पे मैं सिंपल से बता रहा हूं, आप ध्यान समझना। यहां पे अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि राम और श्याम का अनुपात, मेरे मुंह से क्या निकला, राम और श्याम, तो मैंने कहा भाई साहब राम और श्याम का अनुपात निकालिए, तो मैंने कहा राम और श्याम, तो राम आएगा पहले, बीच में आ जाएगा अनुपात और फिर आ जाएगा क्या, श्याम, तो हो जाएगा राम, अनुपात को आप जानते हैं बट्टा में लिखते, हो जाएगा क्या, श्याम। ध्यान दीजिएगा, राम। लेकिन अगर मेरे मुंह से पहले ये निकले कि श्याम और राम का अनुपात, तो आप श्याम को पहले डालेंगे और राम को बाद में डालेंगे। वो तो आपके लफ्ज पे डिपेंड करता है कि आपकी भाषा में क्या है, कौन पहले आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है वो ऊपर जाएगा और जो लास्ट में आ रहा है वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अनुपात का मतलब आपको ये पता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे बात करता हूं, बताता हूं, आप थोड़ा सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने अभी आपको कहा कि त्रिभुज की 3 भुजा दी हुई है, तीनों भुजाओं को, एक भुजा को दूसरी भुजा के साथ संबंध स्थापित करना है, यानी कि अनुपात निकालना है, यानी एक भुजा का दूसरी भुजा के साथ अनुपात निकालना है। अब मैं आपसे पूछता हूं भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे 3। प्रत्येक को दूसरे के साथ निकालना है, यानी एक को दूसरे के साथ अनुपात निकालना है। ध्यान देना, प्रत्येक भुजा को एक भुजा को बाकी अन्य भुजाओं के साथ अनुपात निकालना है। तो ऐसा जब आप करोगे तो भुजा होगी 3 तो अनुपात निकलेंगे 6। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए P का अनुपात निकालेंगे इन दोनों से, ध्यान दीजिएगा, तो P का अनुपात पहले S से निकालोगे, P का अनुपात B से निकालोगे तो कितने हो गए, P का अनुपात तो कितने हो गए, 2, P का अनुपात निकाला आपने 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, फिर H का अनुपात निकालोगे, ध्यान देना, H का अनुपात निकालोगे तो इससे भी निकालोगे, इससे अन्य 2 भुजाओं से तुलना करोगे ना, तो इससे भी करोगे, इससे, यानी H का जब निकाले तो भी 2 हुआ। अब आइए B पे, B का अनुपात एक बार H से भी निकालोगे, B का अनुपात एक बार P से भी निकालोगे, तो B का अनुपात कितना हो गया, 2, टोटल मिला के कितने रेशियो हो गए, 6। इसी को तो बाबू कहते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कितने हो गए, 6, यही तो 6 हैं। आइए बड़ा सिंपल वे में बिना रटे आपको दिखाते हैं कि क्या होता है अनुपात। आइए उसके बाद सबसे पहले हम अनुपात निकालते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, अब अनुपात कितने बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अनुपात कितने बन सकते हैं। इस P का अनुपात मैं पहले और अन्य भुजाओं से निकालता हूं, तो जब P का मैं H से निकालूंगा तो हो जाएगा P/H,
क्यों हो जाएगा P बाय एच? क्योंकि P अनुपात H हो जाएगा तो P बाय एच हो गया। अच्छा, पहला अनुपात आपने कहा, देखिए P का फिर किससे निकालूंगा मैं? B का, B से, तो P बाय क्या हो जाएगा? B आपने कहा, ठीक है। आइए, अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद किसी एक, इसका तो हो गया ना, अब इसका निकालिए। H से अनुपात, H से निकालो किसका? P का, तो H और P का अनुपात निकालो, यानी H पहले आएगा P बाद में आएगा, यानी H पहले आएगा और P बाद में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब H का अनुपात निकालिए B से, तो यानी कि H ऊपर और B नीचे। अब यहां पे आइए, B का अनुपात बच गया, B का अनुपात निकालिए इससे या फिर इससे, तो B का अनुपात निकालेंगे P से, तो B जाएगा ऊपर और P आएगा नीचे। और B का अनुपात फिर H से निकालोगे, B का अनुपात अगर H से निकालोगे तो B का अनुपात H से निकाल रहे हो तो B जाएगा ऊपर, H है, B का H से अनुपात निकाल दो, B ऊपर H नीचे, तो B ऊपर और H नीचे। ये 6 अनुपात आपके सामने दिए गए, लेकिन इसको हम थोड़ा सजा के लिख देते हैं। आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। कोई पूछे ये P बाय B में क्या होता है? ये P बाय B जो आप देखते हो ना सूत्र में, ये जो देखते हो ना आप, ये अनुपात है दो भुजा, एक भुजा का दूसरी भुजा के साथ अनुपात निकाला जाता है, वही होता है P बाय B बाय H, जो भी देखते हैं आप वो होता है, रटने की जरूरत नहीं है। तो कितने अनुपात निकाल सकते हैं आप? 6 अनुपात निकाल, 3 भुजा है तो 6 अनुपात निकलेंगे, अगर एक दूसरे के साथ अपन अनुपात निकालोगे तो, इससे ज्यादा अनुपात नहीं निकल सकते। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सजा के लिख देता हूं आपके अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, P बाय H को मैंने लिखा तो P बाय मैं H को लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको, ये हो गया मेरा, उसके बाद मैं क्या करता हूं B बाय H को, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बता देता हूं। उसके बाद मैं कर देता हूं B बाय H, P बाय H, B बाय H। उसके बाद मैं करूंगा दूसरा नंबर P बाय B, और उसके बाद P बाय B हो गया, ये 3 हो गए। उसके बाद मैं करूंगा H बाय P, उसके बाद मैं करूंगा H बाय P, ठीक है, H बाय P। उसके बाद मैं करूंगा B बाय, सॉरी कहाँ गया B बाय H, H बाय P और H बाय B, H बाय B, ये बच गया था ना। अब उसके बाद बच गया B बाय P, यानी कि B बाय P। ये 6 अनुपात को मैंने सेपरेट लिख दिया, अलग अलग सजा के लिख दिया है। ये मैंने आपको ये समझ के अनुपात ये आया कहां से, तो ये आया अनुपात करके, ठीक है। एक प्रत्येक भुजा का 2 अन्य भुजाओं के साथ अनुपात निकाला आपने, तो आपके साथ 6 रिश्ते बन के आ गए, 6 अनुपात निकल के आपको आ गए। देखिए दोस्त, हम इसको कहने का मतलब है, ये जो अनुपात देख रहे हो आप, ये जो अनुपात देख रहे हो, ध्यान देना, ये जो अनुपात आप देख रहे हो, ये जो अनुपात देख रहे हो आप, ये जो अनुपात हैं, ये सारे के सारे अनुपात जो हैं आप किसी नाम से बुलाते हैं। अगर कोई पूछे कि P और H का अनुपात, तो P और H का अनुपात को एक नाम से बताते हैं जिसको हम कहते हैं साइन। क्या कहते हैं हम? साइन। और जो B बाय H का अनुपात बताए, यानी कि B और H में अनुपात बताए, यानी कि आधार और कर्ण में अनुपात बताए, उसको कहते हैं कॉस। और जो P बाय B में बताए उसको कहते हैं हम टेन। ओके, अब चलिए यहां पे जो H बाय P में बताए उसे कहते हैं कॉसेक, ठीक है। जो H बाय B बनाए, यानी कि कर्ण और आधार में, पहले कर्ण फिर आधार में अनुपात बताए, उसे कहते हैं सेक, ध्यान दीजिएगा। और जो B बाय P में बताया उसे कहते हैं हम कॉट। सिंपल सी बात है। आप पूछोगे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये बस एक नाम है जो ये बताता है कि P बाय H में क्या अनुपात है, P बाय H का क्या अनुपात है, ये एक नाम हो गया। तो जहां भी साइन जाएगा इसका मतलब ये दो, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ना कि यहाँ पे हम केवल 3 भुजाओं और 3 कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का अनुपात है एक दूसरी भुजाओं के साथ। तो 6 अनुपात निकले, तो 6 को मैंने अलग अलग नाम से लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज हो जाती है, साइन के साथ हम थीटा लगाते हैं, कॉस के साथ थीटा लगाते हैं, टेन के साथ थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट। ये थीटा क्या है? अब थीटा भी समझ ले, थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा कुछ नहीं है, थीटा कोण का एक माप है। क्योंकि त्रिभुज में कोण के साथ साथ भुजा भी आएगी ना, तो कोण आएगा, तो कोण हमें ज्ञात होता नहीं, तो कोण की जगह हम थीटा यानी इंडिकेट कर देते कोण की जगह थीटा। जैसे कि P बाय H की जगह, यानी कि इन दोनों में संबंध जो दिखाता है उसे हम साइन कहते हैं। तो त्रिभुज के कोण को इंडिकेट करने के लिए ये जो 2 कोण होते हैं, इनको इंडिकेट करने के, या किसी भी कोण को इंडिकेट करने के लिए वहां पे थीटा इस्तेमाल किया जाता है। थीटा ये रिप्रेजेंट करता है कि त्रिभुज के कोणों को रिप्रेजेंट करता है कि वो कोण कितने होंगे, कोण का माप ही थीटा कहलाता है। थीटा के बदले कुछ भी आ सकता है, ABC कुछ भी आ सकता है, यानी इसके बाद जो भी लगा हो, यानी ABC लगा हो, या फिर ऐसे कहीं लिखा हो कि साइन C, तो आप समझ लीजिएगा ये साइन C नहीं है, ये साइन कॉस, ये कोण C बता रहा है। ओके, चलिए तो चलिए ये थीटा भी आपने देख लिया, साइन कॉस टेन भी कैसा है। लेकिन एक चीज और मैं आप शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूं। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले सारा फोकस आपको इस तीनों पे करना होगा। आप देखें
इसके और इसके, ध्यान देना, आप देख रहे हो यहां पे साइन थीटा बराबर पी बाय एच, तो यहां हो गया एच बाई पी, इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया। अगर यहां देख रहे कॉस बराबर बी बाय एच, तो यहां देख रहे सेक बराबर एच बाई बी, इसलिए मैंने सजाया था। यहां देख रहे हैं टेन बराबर पी बाय बी, यानी कि लंब बटा आधार, तो यहां देख रहे हैं कॉट बराबर बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब। बात समझ में आ रही है? ये बात, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देख रहे हैं इसका उल्टा है, हम ऐसे कह देते हैं, इसका मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है। देखा आपने, अनुपात से देख लिया। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। हमेशा बात याद रखिएगा, तीन बातें हमेशा याद रखिएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये हमेशा बात को याद रखना। क्यों उल्टा है? जबरदस्ती हमने उल्टा नहीं कहा, हमने उल्टा देख के कहा कि देखिए साइन का जो साइन थीटा बराबर जो होता है, यानी इसका जो ये अनुपात बताता है साइन की लंब और आधार में, कॉस उसका उल्टा, कॉसेक उसका उल्टा बताता है। देखिए वहां पे आधार कर्ण गया ऊपर और लंब आ गया नीचे, यानी देखिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब है। यहाँ पे देखिए आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ पे आधार कर्ण बटा आधार है। यहाँ देखिए टेन लंब बटा आधार है, तो यहाँ है आधार बटा लंब है। बात समझ आ गई जो मैं कहने वाला हूँ? ये इसीलिए हम कहते हैं कि साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या है? सेक, और टेन का उल्टा क्या है? कॉट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये उल्टा वाला नियम याद रखना, जब हम अगला वीडियो जब बनाएंगे फॉर्मूला बनाने का, वहां मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, तो वहां ये उल्टा वाला काम आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब ये आपको याद रखना होगा यहाँ के बेसिक कंसेप्ट के लिए। भुजा के अध्ययन में बस इतना ही था, कोण और भुजा के अध्ययन में बस इतना ही था। बात और आगे बढ़ेगी, लेकिन अध्ययन करने के बाद में यानी भुजा और कोण का अध्ययन करना है, तो उतना ही आपको समझना था, और ये इंपॉर्टेंट था। कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बात यानी कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा है, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साइन कॉस टेन, चलो इसको याद नहीं कर पा रहे हो आप, ध्यान देना, तो आप साइन कॉस टेन का याद कर लो ना, साइन कॉस टेन का याद कर लो, साइन कॉस टेन का याद कर लो। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसको उल्टा कर दोगे तो वो हो जाएगा। तो एक को याद कर लो, आपको ये तीन याद, तो ये तीन भी याद, यानी कि 6 टोटल हो जाएंगे याद। या नहीं तो एक पुरानी बहुत कहावत हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। कैसे पढ़ा करते थे? ऐसे पढ़ा करते थे। एक शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन यहाँ पे यूज करते थे कि PBP और नीचे में होता है HHB। ये क्या होता है बताते नहीं याद। इसको कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद। बचपन हम लोग पढ़ा करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, H फॉर हरी, H फॉर हरी, B फॉर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, जैसे आपको समझना है। मैंने आपको कंसेप्ट हमेशा पावर होता है दोस्त। कंसेप्ट जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपका मैथ स्ट्रांग रहेगा। तो ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, कभी भूल जा तो आ जाना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, P/H, B/H और P/B। ये देखिए P/H, B/H और P/B। यानी अगर ये आपको पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल अगर आपको याद है, तो ये तीनों तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा है। तो आई होप आपको इस क्लास में आपको भुजा और कोण के बारे में बताया मैंने, और भुजा कोण आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस बात को भूलना नहीं, ठीक है। अगला जो वीडियो आपका तुरंत आने वाला है, यानी तुरंत नेक्स्ट जो आने वाला है, वो फॉर्मूला बनाने वाला है। तो फॉर्मूला बनाने, इसके बाद मैं फॉर्मूला बनाने पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, यानी सारे फॉर्मूले आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।